हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 550 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो दौर्बल्य की वर्तनी हमारी कौन सी इनमें से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दौर्बल्य, दौर्बल्य, दौर्बल्य या दौर्बल्य। बताएं। तो बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। तो बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, ये हमारी वर्तनी बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड अगर आपने चुना है इसका आंसर तो ये सही उत्तर है। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ की वर्तनी कमेंट करें। संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ या संगीतय। संगीतज्ञ की वर्तनी कौन सी सही है बताएं। देखिए, ये जो संगीतज्ञ की वर्तनी है ये भी हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, तो सेम टू सेम जो स्पेलिंग है ये हमारे ऑप्शन सेकंड में भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर, संगीतज्ञ। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं बताएं। सॉरी, क्रिया का मूल रूप पूछा गया था। तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। देखिए, जिसमें भी किसी विशेष प्रकार की बोलियां होती हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आवाज़ हो, पशु की आवाज़ हो, पक्षी की आवाज़ हो, वो हमारी अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण होता है। इतना बस आप याद रखें। अब फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना, इनमें से कौन सी हमारी अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, कमेंट करें। झुठलाना। ठीक है, देखिए ये झुठलाना जो वर्ड है किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु, पशु की और पक्षी की आवाज़ नहीं है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। चलिए, तो राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है या लड़की जाती है, इनमें से कौन सा जेंडर के जो है अकॉर्डिंग हमारा सही नहीं है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाथी सोती है। तो हाथी सोती है, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। बताएं कि काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिल गया है। तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया, क्रिया दो ऑप्शन में हो गया। चलिए इसको एक स्किप कर देते हैं, इसको भी। तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को बोलते हैं क्रिया। नीचे क्रिया विशेषण है, ऊपर वाला क्रिया, हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा।
ठीक है। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ किस प्रकार का वाक्य है बताएं? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? तो मैं खाना खा चुका हूँ ये हमारा आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, आसन्न भूतकाल का। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर, इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है बताएं? सुधाकर। ठीक है, बाकी रवि, भास्कर और दिवाकर ये किसके पर्यायवाची होते हैं? इनका एक इनका अर्थ जो है प्रकट करते हैं सूर्य का। क्लियर? चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, दिन, प्रभात या सवेरा, इनमें से कौन सा हमारा भिन्न अर्थ वाला शब्द है बताएं? ऑप्शन सेकंड, दिन। ठीक है, जो दिन शब्द है ये हमारा भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है, क्योंकि उषा, प्रभात और सवेरा, सवेरा ये सभी हमारे सुबह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या, इनमें से कौन सा हमारा भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है बताएं? ऑप्शन थर्ड, भार्या। कौन सा है? भार्या शब्द है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो या, पा, रा या ला, इनमें से हमारा अर्ध स्वर कौन कहलाता है बताएं? ऑप्शन फर्स्ट, या। ठीक है, तो यह जो है ये हमारा अर्ध स्वर कहलाने वाला शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, ये पहला चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं बताएं? तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरे और चौथे शब्द से संबंधित होती हैं, जैसे खा और गा। ठीक है, छा और झा। ठीक है, ये दूसरा और चौथे क्रम होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य, बताएं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि होती है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो खा, था, चा या फा, इनमें से कौन सा हमारा अल्प प्राण व्यंजन है बताएं?
देखिए अल्प प्राण व्यंजन, ये हमारा पहला वर्ड है चा, बाकी का, था और फा ये हमारे दूसरे और चौथे क्रम वाले अक्षर हैं, इसलिए इसी में दूसरे क्रम वाले अक्षर हैं। ठीक है, तो दूसरा और चौथा हमारा जो है महाप्राण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का, चा, टा, या, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, बताएं। ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन फोर, या। तो यह हमारा स्पर्श नहीं, ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? तो का, खा, या, रा, चा, जा, टा, अड़ा, इनमें से हमारी कंठ ध्वनि कौन सी है, कमेंट करें। तो का और खा, ठीक है, तो का और खा ये हमारी कंठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, का, खा। अगला प्रश्न है, वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फोर हो जाएगा। तो इनको अव्यय बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, बताएं। ऑप्शन फोर, पुर्तगाली। ठीक है, तो अलमारी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो कृदंत, तद्धित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है। बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अब पांडव शब्द में प्रत्यय कैसा है, बताएं। तो पांडव शब्द में हमारा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तद्धित प्रत्यय। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, बताएं। तो रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन फोर अगर आपने आंसर चुना है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। रिक्शा ये जापानी भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है? तो विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज, इनमें से कौन सा हमारा योगरूढ़ शब्द है, कमेंट करें। ऑप्शन फोर, पंकज। ठीक है, तो पंकज हमारा योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणि, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति, बताएं कि इनमें से कौन सा हमारा योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट,
चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी ये हमारा योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चक्रपाणी। चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो तेली, रंगीला, माली या अलबेली, इनमें से बताएं कि किसमें हमारा ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, रंगीला, रंगीला में हमारा ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधुनी, साध्वी, साधुआइन या साधुवाइनी, बताएं इनमें से साधु का स्त्रीलिंग क्या है, बताएं। तो इस साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साध्वी। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित एकांत शब्दों में पुल्लिंग शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी, नदी, रोटी या बकरी, इनमें से कौन सा हमारा पुल्लिंग शब्द है, बताएं। देखिए, पानी, तो पानी हमारा पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पानी। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। तो मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में जो से कारक है, किस कारक का चिन्ह है? आपके ऑप्शन है संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक, इनमें से संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आंसर देशवाचक। तो देशवाचक ये हमारा संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया है इस क्वेश्चन के लिए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देशवाचक ये संज्ञा का प्रकार हमारा नहीं है। ओके, चलिए, फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, कमेंट करें। देखिए, गुण और दोष, ठीक है, तो गुण और दोष ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो सदस्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता, इनमें से कौन सा हमारा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, कमेंट करें। वेरी गुड, ऑप्शन थर्ड, अशुद्धता। तो अशुद्धता ये हमारा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अशुद्धता। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याघ्र, इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, बताएं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, तुरंग। तुरंग का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़ा, घोटक है, ठीक है, अश्व, ये सभी हमारे तुरंग के समानार्थी होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये हमारा भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आडंबर का समानार्थी है, तो आडंबर का समानार्थी क्या होता है? ढोंग, तंबू, दर्प या आवाज? बताएं कि आडंबर का समानार्थी क्या होता है। आडंबर का समानार्थी होता है ढोंग। क्या होता है? ढोंग। दर्प किसका होता है? अहंकार का। ठीक है। आवाज का क्या होता है? ध्वनि। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कपाल का समानार्थी है, तो अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा? बताएं कि कपाल का समानार्थी क्या होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पूछा गया है कि कपाल का समानार्थी क्या होता है, तो ये होता है माथा। कपाल का समानार्थी क्या होता है? माथा। ऑप्शन फोर अगर आपने चुना है आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छंद का समानार्थी है। छंद। छंद का समानार्थी क्या होता है? आवरण, पद, बंधन या आचरण? कमेंट करें कि छंद का समानार्थी शब्द क्या होता है। छंद का समानार्थी पद होता है। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छंद का समानार्थी क्या होता है? पद। क्लियर। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, अर्थात इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र? बताएं इनमें से कौन सा हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन फोर चुना हुआ है तो ये सही उत्तर है आपका। कौन सा नहीं होता है? महेंद्र। क्लियर। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी? बताएं कि नागर का पर्यायवाची क्या होता है। तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। ओके, नागर का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर होता है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, तो फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, परोक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य या अपरोक्ष? इनमें से बताएं कि परोक्ष का विलोम क्या होता है। प्रत्यक्ष। ठीक है, तो परोक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष। चलिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अपरोक्ष। स्थूल का सूक्ष्म। क्लियर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है उपेक्षा का विलोम शब्द है, तो परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक? बताएं उपेक्षा का विलोम क्या होता है। देखिए, उपेक्षा का विलोम हमारा होता है अपेक्षा।
ओके, ऑप्शन सेकंड अगर आपने चुना है इसका आंसर तो ये सही उत्तर है। तो उपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा होता है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग शेयर करते रहें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो प्रतीच, प्राची, पौरवर्त्य या प्रत्यक्ष। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है बताएं। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरवर्त्य। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। पाश्चात्य का विलोम पौरवर्त्य होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है। तो सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। इनमें से बताएं कि शाश्वत का विलोम क्या होगा। तो शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होता है? नश्वर होता है। क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, हर्ष का विलोम शब्द है। तो खेद, वेदना, दुख, विषाद। इनमें से बताएं फ्रेंड्स हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष का विलोम विषाद होता है। ओके, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी। बताएं कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। ओके, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो रति, हास, शोक या निर्वेद। वेरी इजी क्वेश्चन। बताएं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ओके, बाकी हास्य का हास, ठीक है, करुण का शोक, ठीक है, शांत का निर्वेद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो गुजराती भाषा, उड़िया भाषा, मराठी भाषा या सिंधी भाषा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है बताएं। तो सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर चुना है, वेरी गुड। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अड़ा, डा, डा या ज्ञा। इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है बताएं। तो ज्ञा, ठीक है फ्रेंड्स, जो ज्ञा है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा छ, त्रा, श्रा, ये भी हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, त्रा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्याणी, सूर्याई, सूर्या या सूर्यो। बताएं कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होता है? सूर्य। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, चरण कमल बंदोहर राई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? बहुत ही आसान प्रश्न है। चरण कमल बंदोहर राई, इसमें अलंकार कौन सा है? देखिए, चरण कमल बंदोहर राई, इसमें हमारा उपमा अलंकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आंसर, उपमा अलंकार। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंताइस्थ या अकारांत? बताएं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको अकारांत बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, तो उनको अकारांत बोलते हैं। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो रस्सी तद्भव, पुरोहित तत्सम, सरकारी फारसी या लीची तुर्की, इनमें से कौन सा विषम है? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर होगा, लीची तुर्की। ठीक है, तो लीची हमारा तुर्की भाषा का शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, तालु, मूर्धन्य। चलिए बताइए कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान हमारा दंत है, दंतव्य। ओके, चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो भार्या, अर्कजा, कलत्र या दारा, इनमें से कौन सा पत्नी का पर्याय नहीं है? बताएं। देखिए भार्या, ठीक है, जो भार्या है ये हमारा पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? बहुत बड़ा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो कर्म, अधिकरण, संप्रदान या अपादान। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कमेंट करें। तो पर में हमारा अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। तो पर हमारा अधिकरण कारक का एक उदाहरण होता है। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। अब बताएं कि देवासुर में हमारा समास कौन सा प्रयुक्त है? तो देवासुर अर्थात देव और असुर, यहाँ पे एक दूसरे के ये विपरीतार्थक हैं, और इस जहाँ भी हमारा ऐसा होता है विपरीतार्थक वाला, ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द्वंद्व। चलिए ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है? तो विशालकाय,
पुष्प, कुमुदनी या पंकज, इनमें से फ्रेंड्स कौन सा हमारा, एक सेकेंड, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, बताएं। ऑप्शन 4 पंकज। ठीक है, तो पंकज हमारा योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन 4 अगर आपने इसका आंसर चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो पंकज हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो चक्रपाणि, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति, इनमें से कौन सा हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो कौन सा हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, अभिव्यक्ति जो है ये हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। ओके, एक सेकेंड, योगरूढ़ पूछा गया, ऑप्शन फर्स्ट चक्रपाणि, वेरी सॉरी, चक्रपाणि ये हमारा जो है योगरूढ़ शब्द का उदाहरण होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली, रंगीला, माली या अलबेली। तो अभी ऊपर भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईला, यानी कि रंगीला में हमारा ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें हमारा ई प्रत्यय नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि सावधानी वर्ड आता है, याद रखेंगे सावधानी। तो कई ऑप्शन आपको दिए होते हैं जैसे आनी, ई, इसमें प्रत्यय पूछता है, तो इसमें भी हमारा ई प्रत्यय है। सावधानी में हमारा ई प्रत्यय, ये याद रखेंगे, आनी मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो साधुनी, साध्वी, साधुआइन या साधुवाइनी, बताएं साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तो साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा, इनमें से कौन सी एक रचना जो है मैथिली शरण गुप्त से संबंधित नहीं है, कमेंट करें। ऑप्शन बी कामायनी। ठीक है, तो कामायनी किनकी रचना नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये कामायनी किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सतसई, रामलला नाहछू, पृथ्वीराज रासो या आल्हा उदल। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, बताएं। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है रामलला नाहछू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, मधुशाला के लेखक हैं तो निराला, बच्चन, सूरदास या जायसी, बताएं कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, यानी कि बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुमालती, मधुकलश, चीड़ का निर्माण, फिर इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, बच्चन। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। तो महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन 4 यामा, तो ये सही उत्तर है। यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए फ्रेंड्स,
देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो भक्तकालीन कवि कौन नहीं है इनमें से बताएं। ऑप्शन फर्स्ट बिहारी, ये जो है श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है, सही उत्तर है उनका बिहारी। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, श्री नरेश मेहता। इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि आत्मजयी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन फोर श्री नरेश मेहता। ठीक है, तो नरेश मेहता ये जो है आत्मजयी के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए, सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी हमने आपके साथ बहुत डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या मोहन राकेश। तो इनमें से कौन जो है नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है? इसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है या वह भली भांति नाच लेता है। तो डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, बताएं कि इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। देखिए वह बहुत थक गया है, तो वह बहुत थक गया है ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना है इसका आंसर तो ये सही उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्य में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कृष्णा धीरे धीरे चला, इसमें धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है बताएं। ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामीवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में विशेषण कौन सा है बताएं। तो पापी में हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में, चलिए थोड़ा में कौन सा हमारा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताएं। देखिए वह थोड़ा बीमार है, इसमें हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण, सार्वनामीवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है बताएं। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में देंगे कमेंट बॉक्स में कि मेरा घर इसी शहर में, इसमें हमारा विशेषण शब्द कौन सा होगा। ओके, चलिए
अगला प्रश्न है अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमानित, अनुमित केंद्र, अनुमानक या ए और बी दोनों। बताएं अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अनुमान का विशेषण होता है अनुमानित। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। तो गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, या माँ बच्चे को पढ़ा रही है। इनमें से कौन सा भविष्य काल का उदाहरण है बताएं। ऑप्शन थर्ड, मैं कल घूमने जाऊंगी। ठीक है, तो मैं कल घूमने जाऊंगी ये हमारा भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, या वह पुस्तक पढ़ेगा। इनमें से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, कमेंट करें। ऑप्शन सेकंड, राम घर गया था। ठीक है, राम घर गया था ये हमारा भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू ना आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था या मैंने आम खाया है। इनमें से कौन सा हमारा आसन्न भूतकाल का उदाहरण है बताएं। ऑप्शन फोर, मैंने आम खाया है। तो मैंने आम खाया है ये हमारा आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आम खाया है। ओके। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनें। तो ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, या उसे सब कुछ बता दे। इनमें से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन थर्ड, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया ये हमारा कर्मवाच्य वाला वाक्य है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। बताएं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं, कर्मवाक्य बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्न में भाववाच्य है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता या पत्र लिखा जाता है। इनमें से भाववाच्य कौन सा है बताएं। तो मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता ये हमारा भाववाच्य है। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो उल प्लस आस, उल प्लस आस, उल प्लस लास या उत प्लस लास। बताएं उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन फोर, उत प्लस लास ये हमारा उल्लास का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यशा प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, तो यशोदा, यशोदा, यशोदा या यशादा। बताए यशा प्लस दा का संधि युक्त पद क्या होगा। ऑप्शन सेकंड यशोदा। ठीक है, तो यशा प्लस दा अर्थात यशोदा। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद, इसको आप लोग कमेंट करेंगे होमवर्क में। अक्षा प्लस हिडी, अच्छा प्लस ओहिनी, अच्छो प्लस अहिडी या अच्छो प्लस अहिडी। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है लघुर में कौन सी संधि है, तो लघु प्लस ऊर्मी, इसमें संधि कौन सी, अयाद स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृत्त स्वर संधि या यण स्वर संधि। बताएं। ऑप्शन फर्स्ट अयाद स्वर संधि। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है तथैव का संधि विच्छेद है तो तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या तथा प्लस एव। बताएं तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो तथा प्लस एव ये तथैव का संधि विच्छेद होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महोत प्लस सो या महे प्लस उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है बताएं। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। ठीक है, क्या होता है महा प्लस उत्सव। ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। तो महा प्लस उत्सव या महोत्सव का संधि विच्छेद होता है। चलिए फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक अपनी लाइक नहीं किया, सभी लोग क्लास को अपनी लाइक कर दें। सभी लोग प्लीज़ अपनी क्लास को एक बार शेयर कर दें। ठीक है, क्लास को सब लोग लाइक और शेयर करें अपनी। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास।